जानी टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैर करवाने वाला हूं यूरोप के एक मुल्क डेनमार्क की। ग्रीनलैंड और फारो आइलैंड चूंकि डेनमार्क की ही आज़ाद रियासतें हैं, मगर हम इस वीडियो में इनके बारे में बात नहीं करने वाले। हम इस वीडियो में किंगडम ऑफ डेनमार्क की तो बात करेंगे, मगर हमारा मौजू सिर्फ डेनमार्क की जानिब होगा। वैसे भी ग्रीनलैंड की सैर हम आप लोगों को काफी अरसा पहले करवा चुके हैं और फारो आइलैंड्स की सैर आपको फिर कभी करवाएंगे। आज की इस वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले नए आने वाले सभी दोस्तों से गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारे चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके। दोस्तों, डेनमार्क में नूहे इंसानी के असरात 12 सदियां कबले मसीह के मिलते हैं। कहा जाता है कि डेनमार्क में 3री सदी कबले मसीह में जनूब की जानब से कुछ जर्मन कबीले आकर आबाद हुए थे। जर्मन कबीलों की आमद का सिलसिला रूमी दौरे हुकूमत में 1ली सदी ईस्वी तक जारी रहा। ये लोग पहले जिस जजीरे पर आकर आबाद हुए, तारीख में इस जजीरे को डेनिश आइलैंड का नाम मिला है, मगर आज इस जजीरे को जीलैंड कहा जाता है। इस जजीरे से धीरे धीरे लोग मुल्क भर में फैलते गए। डेनमार्क में 8वीं सदी से लेकर आज की मौजूदा तारीख तक बहुत सी यादें नक्श हुई हैं। डेनमार्क में हुकूमत करने वाले बादशाह पत्थरों को तिरछवाकर इन पर अपने जमाने की बातें और कुछ ऐसी बातें नक्श कर देते थे जिससे उस वक्त का तो इल्म नहीं, मगर आज का मौजूदा इंसान खूब अंदाजा लगा रहा है कि फलां पत्थर किस बादशाह ने बनवाया था और किस दौर में उस बादशाह ने यहाँ पर हुकूमत की। इन पत्थरों से यह भी वाज़िह हो जाता है कि ये बादशाह ईसाइयत से कितनी नफरत करते थे। 11वीं सदी में नॉर्वे, डेनमार्क और इंग्लैंड का एक इत्तेहाद कायम हुआ। मुल्क में मसीहत को खूब फरोग मिला। तीनों ममालिक ने अपनी फौजी ताकत मजबूत बनाने पर जोर दिया ताकि दुनिया को पता चल सके कि इन तीनों ममालिक में किसी एक मुल्क से जंग करना मतलब तीनों ममालिक से एक साथ जंग करना है। डेनमार्क कुछ दहाइयों तक इस इत्तेहाद का हिस्सा रहा, फिर ये इनसे अलग हो गया। 1397 में डेनमार्क स्वीडन और नॉर्वे के आपसी इत्तेहाद का हिस्सा बना। ये इन दिनों की बात है जब तीनों ममालिक पर मलका मार्गरेट की हुकूमत कायम हो चुकी थी। इस मलका के दौरे हुकूमत में तीनों रियासतों में यकसा हकूक फराहम किए गए। इन ममालिक का यह इत्तेहाद 125 साल तक कायम रहा। 17 जून 1523 को स्वीडन इस यूनियन से निकल गया। इस यूनियन से स्वीडन के निकलने की वजूहात में मार्टिन लूथर की वो मजहबी तहरीक थी जिसके बाद मसीहत के एक बड़े फिरके प्रोटेस्टेंट ने वजूद पाया। मार्टिन लूथर की इस तहरीक से मुल्क में मजहब के नाम पर खाना जंगी शुरू हो गई। इस सिविल वार का खात्मा उस वक्त हुआ जब डेनमार्क हुकूमत ने बाकायदा तौर पर लूथरानिज्म को मुल्की मजहब के तौर पर अपना लिया। इसके 1 साल बाद डेनमार्क एक बार फिर से नॉर्वे के साथ यूनियन की शक्ल इख्तियार कर गया। याद रहे, लूथरानिज्म वही मजहब है जिसे दूसरे मगरबी ममालिक में प्रोटेस्टेंट भी कहा जाता है। इस मजहब में ये लोग पोप के बिल्कुल खिलाफ हो गए। मार्टिन का कहना था कि पोप मेरे नजदीक सबसे बड़ा शैतान है, क्योंकि ये पोप बादशाहों को साथ मिलाकर मजहब के नाम पर अवाम से टैक्स वसूल कर रहे थे। मार्टिन लूथर को प्रोटेस्टेंट मजहब के मानने वालों के नजदीक आज भी बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल है और यही वजह है कि तारीख ने आज भी मार्टिन के नाम को जिंदा रखा है। अब डेनमार्क और नॉर्वे एक हो चुके थे। बादशाह क्रिश्चियन चहार्म का दौरे हुकूमत शुरू हुआ तो उन्होंने स्वीडन पर हमले शुरू कर दिए। यही वजह थी कि 1611 से 1613 ईस्वी तक डेनमार्क और नॉर्वे की स्वीडन के साथ जंग जारी रही। इस जंग का मकसद स्वीडन को दोबारा इस यूनियन में शामिल करना था। इस जंग के खात्मे के बाद मुल्क की हदूद में किसी किस्म की तब्दीली देखने को नहीं मिली, मगर जब आलमी ताकतों की तरफ से इस जंग को बंद करवाया गया तो स्वीडन को इस बात का पाबंद बना दिया गया कि वो हर्जाने के तौर पर 1 मिलियन यानी 10 लाख चांदी के रिक्सडाइलर डेनमार्क को अदा करेगा। बादशाह क्रिश्चियन चहार्म ने स्वीडन की जानब से मिलने वाली इस रकम को मुल्क पर खर्च करना शुरू कर दिया। इस पैसे से सैकड़ों छोटे बड़े किले तामीर किए, कस्बों और शहरों को तामीर करना शुरू कर दिया। माजी में क्रिस्टियाना नामी शहर, जो आजकल नॉर्वे का दारुल हुकूमत ओस्लो शहर बन चुका है, और बेशुमार नए शहर कायम किए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी से मुतासर होकर इसी बादशाह ने डेनिश कंपनी का आगाज किया। इस कंपनी ने सबसे पहले श्रीलंका को अपने कब्जे में लेकर डेनिश कॉलोनी बनाने पर काम शुरू किया।
मगर क्या वजूहात हुई जो ये काम करने में नाकाम रहे। मगर उन्होंने इंडिया में तमिलनाडु, जिसे माजी में मदारस भी कहा जाता था, के एक कस्बे थरिंगाब्दी पर कब्जा कर लिया। अफ्रीका और इंडिया से तिजारत के लिए इसे अपना मरकज बना लिया। इसी असना में स्वीडन और जर्मनी की फौजें डेनमार्क पर हमला आवर हुईं। एक दफा फिर से मजहब के नाम पर होने वाली इस जंग में कैथोलिक फौजियों की जानब से डेनमार्क को हथियार डालने पर बहुत जोर दिया गया। 30 साल जारी रहने वाली इस जंग में स्वीडन इस खित्ते की उभरती हुई ताकत बन गया, जबकि डेनमार्क डूबता हुआ सितारा बन रहा था। 1644 में स्वीडन ने जटलैंड और स्कीनिया पर कब्जा कर लिया। 1646 में मुआहदा बॉम्बसेब्रो के बाद इस जंग का खात्मा हुआ। इस मुआहदे की रूह से डेनमार्क को डेनिश एस्टोनिया के गोटलैंड और हॉलैंड से भी हाथ धोना पड़ा। इनके साथ साथ नॉर्वे के काफी जजीरे भी इस जंग के खात्मे पर स्वीडन के कब्जे में चले गए। अपने अपने मुल्क के बादशाहों ने 2 सदियों तक इस खित्ते को मैदान जंग बनाए रखा। स्वीडन ने इस अरसे में नॉर्वे से इत्तेहाद कर लिया, जबकि डेनमार्क अकेला रह गया। इसी अरसे में यूरोप में तब्दीली की एक हवा चल पड़ी, जो आती जाती डेनमार्क को भी मुतासर कर गए। डेनमार्क भी आईनी बादशाहत का हिस्सा बन गया। डेनमार्क में आईनी बादशाहत 1849 में कायम हुई। अगले ही साल मुल्क में पहली रेलवे ट्रेन मुतारफ करवाई गई। मुल्क में तरक्की के एक नए दौर का आगाज हुआ। डेनमार्क ने पर्शिया की जानब से होने वाले हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया और ऑस्ट्रिया की जानब से होने वाले हमले भी नाकाम बना दिए। 1870 के बाद इस मुल्क ने तिजारत के लिए दीगर आलमी ताकतों से सफारती ताल्लुकात कायम करने शुरू कर दिए। पहली जंग अजीम में डेनमार्क गैर जानिबदार रहा। पहली जंग अजीम के खात्मे के बाद जर्मनी और डेनमार्क के दरमियान कुछ इख्तलाफात कायम हो गए। डेनमार्क का 10 सालों के लिए जर्मनी से जंग न करने का मुआहदा भी कायम हुआ, मगर नाजी जर्मनी ने इस मुआहदे को तोड़ते हुए डेनमार्क पर चढ़ाई शुरू कर दी। 9 अप्रैल 1940 का दिन था जब डेनमार्क ने नाजी जर्मनी के सामने हथियार डाल दिए। 1940 से 1943 तक डेनमार्क और जर्मनी के दरमियान तजारती ताल्लुकात कायम रहे। तजारत के बाहमी तबादले की आड़ में जर्मन डेनमार्क से फौजी मदद मांगता रहा। डेनमार्क हुकूमत के मना करने के बाद जब हालात बिगड़ने लगे तो डेनिश हुकूमत ने यहूदियों को स्वीडन में महफूज मुकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया, क्योंकि नाजी जर्मनी की आंख में सबसे ज्यादा यहूदी ही खटकते थे। दूसरी जंग अजीम के बाद ग्रीनलैंड, जो कि जंग में अमेरिका और दीगर आलमी ताकतों की पुष्ट पनाही हासिल करना चाहता था, दोबारा से डेनमार्क के मातहत हो गया। चूंकि आज ग्रीन डेनमार्क से खुद मुख्तारी हासिल कर चुका है, मगर बहुत से हवालों से यह मुल्क डेनमार्क का आज भी पाबंद है। डेनमार्क, स्वीडन, नेदरलैंड और इनके अलावा दुनिया के मजीद ऐसे ममालिक हैं जो आज़ादी राय के नाम पर मुसलमानों की रूह को ठेस पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था 2006 में, जब डेनमार्क हुकूमत ने नाउज़ बिल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके शाया किए थे, जिसके बाद मुस्लिम ममालिक में डेनमार्क के खिलाफ मुजाहरे हुए। बैरूत में कायम डेनमार्क का सफारत खाना जला दिया गया। कई मुस्लिम ममालिक ने डेनमार्क के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। पाकिस्तान में मौजूद टेलीनार टेलीकॉम के नाम से चलने वाली कंपनी को भी पाकिस्तानियों की जानब से एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। यह कंपनी हकीकत में तो थी नॉर्वे की, जिसने पाकिस्तान की तरह दुनिया के 17 ममालिक में अपनी शाखें खोल रखी थी, जिनमें इंडिया, बांग्लादेश, डेनमार्क और दुनिया के दीगर कई ममालिक शामिल हैं। पाकिस्तानियों ने इस कंपनी को डेनमार्क की मलकियत समझते हुए हर तरह से इन्हें नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की। इनके टावर को उड़ा दिया गया। बड़े बड़े शहरों में कायम टेलीनार दफ्तरों को आग लगा दी गई। इस बात की वजाहत मैंने इसीलिए की है क्योंकि बहुत से लोग टेलीनार कंपनी को डेनमार्क की मलकियत समझते हैं। मैंने सोचा शायद इस वजाहत से आप लोगों को मालूम हो सके कि हकीकत क्या है। डेनमार्क में आईनी बादशाहत कायम है। बरतानिया की मलका एलिजाबेथ दोम इस मुल्क की मलका और एंडर्स फोग इस मुल्क के वजीर आजम का नाम है। इस मुल्क का रकबा ग्रीनलैंड और फारो जजायर के बगैर 43,094 मरबा किलोमीटर है और इस लिहाज से इसे दुनिया में 130वां नंबर हासिल है। लेकिन अगर इन दोनों आज़ाद रियासतों का रकबा भी मुल्की रकबे में शामिल कर लिया जाए तो दुनिया में सऊदी अरब से रकबे के लिहाज से ये मुल्क बड़ा हो जाएगा और इसे दर्जे के हवाले से दुनिया में 12वां नंबर मिलेगा। जबकि इस मुल्क की आबादी 2018 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक 57,89,000
957 अफराद थी, जिसमें 50,000 फारो आइलैंड से जबकि 55,000 अफराद ग्रीनलैंड से मुल्की आबादी में शामिल किए गए थे। आबादी के हवाले से इस मुल्क का दुनिया भर में 113वां नंबर दिया गया था। फारो आइलैंड्स और ग्रीनलैंड के अलावा ये मुल्क 99 छोटे बड़े जजीरों पर आबाद है, जिनमें सबसे बड़े जजीरे को जीलैंड कहा जाता है, जो 7,031 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है, और सबसे छोटा जजीरा मैगेलो जजीरा है, जो 0.14 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है, जबकि इस छोटे से जजीरे पर आबादी का वजूद ही नहीं। कोपनहेगन इस मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है, जो मुल्क के सबसे बड़े जजीरे जीलैंड पर वाक़या है। इस शहर को लगातार कई दफा बेहतरीन म्यारे जिंदगी वाले शहर के तौर पर चुना जा चुका है। इस शहर का रकबा 606 मुरब्बा किलोमीटर, जबकि इस शहर की आबादी 7,70,000 अफराद के करीब है। मुल्क में सबसे ज्यादा आबादी इसी शहर में मुकीम है, जबकि इस शहर के बासियों को सबसे ज्यादा साइकिल चलाने वाले कहा जाता है। हर छोटे बड़े काम के लिए, खा वो ऑफिस जाना हो या सैरो तफरी के लिए निकलना हो, ये बाईसाइकिल को ही तरजीह देते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस शहर के बासी मजमूई तौर पर हर रोज 2 मिलियन किलोमीटर सफर साइकिल पर करते हैं। डेनमार्क दुनिया के उन ममालिक में से एक है जो यूरोपीय यूनियन का सबसे पहले रुकन मुल्क बने थे। डेनमार्क ने यूरोपीय यूनियन की रुकनियत 1 जनवरी 1973 को हासिल कर ली थी। यूरोपीय यूनियन की मुश्तरका करेंसी यूरो होने के बावजूद भी इस मुल्क में अपनी साबका करेंसी करोना का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसे अमूमी तौर पर डेनिश करोना या डेनमार्क का करोना कहा जाता है, जो 1 करोना पाकिस्तानी 20.36 रुपयों के बराबर जबकि 11.13 इंडियन रुपयों के बराबर है। डेनिश इस मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान है, जबकि जर्मन, ग्रीनलैंडिक और फारवी जुबान को भी मुल्क में सरकारी सतह पर तस्लीम किया जा चुका है, जबकि इस मुल्क के 13% लोग स्वीडिश जुबान का पहली जुबान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। 86% गैर मुल्की इस मुल्क में अंग्रेजी जुबान को पहली जुबान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मसीहत मुल्क का सबसे बड़ा मजहब है। मुल्क की 75.9% आबादी मसीहत के फिरके प्रोटेस्टेंट की एक शाख लेथरानिज्म से ताल्लुक रखती है, जो डेनमार्क के ही चर्चों में बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड भी है। दीगर मसीही आबादी को साथ मिलाकर मुल्क में कुल मसीही आबादी 78.2% है। 19.7% आबादी किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रखती, जबकि 2.1% आबादी दीगर मज़ाहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद की है। मुसलमानों की एक छोटी सी तादाद इस मुल्क में भी मुकीम है, जबकि मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा मजहबी ग्रोह भी मरज़ई या कादियानी है, जो खुद को डेनमार्क में अहमदी मुस्लिम गर्दानते हैं। +45 इस मुल्क का कंट्री कोड और .DK इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक डेनमार्क भी है जहां तालीम की शरह बहुत ज्यादा है। मुल्क में तालीम की शरह 99.2% तक पहुंच चुकी है। डेनमार्क में इंसानों की औसतन उम्र 80 साल होती है। डेनमार्क की कौमी खेल का दर्जा फुटबॉल खेल को हासिल है। मुल्क के 3,30,000 के करीब अफराद फुटबॉल स्पोर्ट्स क्लब में रजिस्टर्ड हैं। 1,55,000 अफराद गोल्फ क्लब में रजिस्टर्ड हैं। 1,66,000 अफराद जिम्नास्टिक क्लब में, 1,09,000 हैंडबॉल क्लब में, 59,000 टेनिस क्लब में, 54,000 शूटिंग क्लब में और 89,000 बैडमिंटन क्लब में रजिस्टर्ड हैं। शुमाली यूरोप में वाक़ इस मुल्क के अगर महल्ले वकूफ़ की बात की जाए तो मुल्क की 7,300 किलोमीटर की सरहद समुंदर से जुड़ी हुई है। जुनूब की जानब से 68 किलोमीटर का बॉर्डर यह जर्मनी के साथ मिलाता है। शुमाल की जानब से नॉर्वे और स्वीडन, मशरक की जानब इस मुल्क के बुहेरा बाल्टिक और मगरब की जानब बुहेरा शुमाली वाक़या है। डेनमार्क के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो इस मुल्क का सरकारी नाम किंगडम ऑफ डेनमार्क है। क्योंकि सबसे पहले इस मुल्क पर जर्मनी से डेन्स कबीले के लोग हिजरत करके आए थे, इसी मुनासबत से इस मुल्क का नाम डेनमार्क रखा गया, जिसका मतलब है लैंड ऑफ द डेन्स। और यूरोप का सबसे लंबा मुश्तरका पुल भी ओरसेंड पुल है, जो डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपनहेगन को स्वीडन के शहर माल्मो से जोड़ता है। इस पुल को मुश्तरका पुल इसलिए कहा जाता है क्योंकि रेल और दीगर ज़राए नकलो हमल के लिए मुश्तरका पुल यही बनाया गया है।
158 किलोमीटर लंबाई का हामिल गडेना नामी दरिया इस मुल्क का सबसे लंबा दरिया है। डेनमार्क दुनिया में सबसे ज्यादा वाइन टरबाइन एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। डेनमार्क दुनिया में सबसे ज्यादा पोर्क एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। डेनमार्क दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जिन्होंने पिछली कई सदियों से अपने परचम को नहीं बदला है। आखिरी बार इस मुल्क का परचम 1219 ईस्वी में डिजाइन किया गया था। कहा जाता है कि इस मुल्क के दारुल हुकूमत कोपनहेगन में इतने इंसान नहीं है जितने इस मुल्क में बाईसाइकिल्स हैं। बाईसाइकिल्स की इस मुल्क में फरावानी की एक बड़ी वजह यह भी है कि इस मुल्क की हुकूमत माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने और मुल्क में पेट्रोलियम की किल्लत ना पड़ने की वजह से कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट की जाती हैं। यही वजह है कि हुकूमत ने नई कारों की इंपोर्ट पर 150% टैक्स लगा रखा है, यानी 10 लाख की कार 25 लाख की पड़ेगी। यही वजह है कि इस मुल्क की सड़कों पर कारें बहुत कम देखने को मिलती हैं। लेगो दुनिया का मकबूल तरीन खिलौना है जिसमें प्लास्टिक या लोहे के मुख्तलिफ टुकड़ों को जोड़कर एक तस्वीर या कोई चीज मुकम्मल की जाती है। दरअसल इस खिलौने की इजाद का सेहरा भी डेनमार्क के ही सर जाता है। डेनमार्क दुनिया में हैप्पीएस्ट कंट्रीज की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है। डेनमार्क में अगर कोई शहरी अपने मुल्क के परचम को जला देता है तो इसे कानूनी तौर पर किसी सजा का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर कोई डैनिश शहरी डेनमार्क में किसी दूसरे मुल्क के परचम को जलाता हुआ पकड़ा जाए तो इसे कानूनी सजाओं का सामना करना पड़ता है। जब बात होती है करप्शन की तो डेनमार्क का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां पर दुनिया में सबसे कम करप्शन होती है। डेनमार्क के वजीर आजम का ये हाल है कि वो ज्यादातर अपने दफ्तर में बाईसाइकिल पर ही जाते हैं। यूरोप में बिजनेस स्टार्ट करने वाले ममालिक में डेनमार्क का पहला नंबर है, क्योंकि डेनमार्क में कोई भी कारोबार बहुत जल्द शुरू कर लिया जाता है। क्योंकि कारोबार स्टार्ट करने में डेनमार्क हुकूमत बहुत ज्यादा तावन फराहम करती है। डेनमार्क दुनिया का वो पहला मुल्क है जिसने 1989 में हम जिन्स परस्ती जैसे गंदे फेल को कानूनी हक दिया था। बहुत छोटा सा एक मिंक नामी जानवर जो डेनमार्क में भी पाया जाता है। डेनमार्क दुनिया में इस जानवर के चमड़े से बने हुए कोट एक्सपोर्ट करने के हवाले से पहले नंबर पर आता है। इस कोट की कीमत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस जानवर के चमड़े से बने हुए सबसे कम कीमत कोट की कीमत भी पाकिस्तानी रुपयों में 8 लाख के करीब होगी, जबकि इसके नॉर्मल कोट पाकिस्तानी रुपयों में 22 से 23 लाख रुपए में हासिल किए जाते हैं। महंगे वालों की कीमत का अंदाजा आप खुद लगा लीजिएगा। पर कैपिटा के हवाले से दुनिया में सबसे ज्यादा गोश्त भी डेनमार्क में ही खाया जाता है। डेनमार्क में 1,18,000 लोग सियाहत के शोबे से मुंसलिक हैं। सियाहत का शोबा मुल्क की आमदनी में 3.5% इजाफा करता है। 2017 में इस मुल्क में 2 करोड़ 80 लाख अफराद सैर व तफरीह की गर्ज से आए थे, जिससे डेनमार्क ने 97.5 बिलियन डैनिश करोना कमाई की। डेनमार्क अपने मुल्क में पैदा होने वाली बिजली का 47% हवा से चलने वाली टरबाइनों से हासिल करता है, जबकि 1% कोयले, जबकि बाकी तेल और गैस से पैदा करता है। ज़राअत, बैंकिंग और कपड़े की सनत, यही वो ज़राए हैं जो सियाहत के साथ साथ इस मुल्क की तरक्की में इजाफे का मौजब बने हुए हैं। दोस्तों, ये थी डेनमार्क के बारे में मालूमात पर मबनी एक छोटी सी वीडियो। चूंकि इस वीडियो में मैंने ज्यादातर जिक्र इस मुल्क की तारीख पर किया है, लिहाजा आपसे इस वादे के साथ इजाजत चाहता हूँ कि डेनमार्क के बारे में रह जाने वाली बातों का जिक्र हम इस मुल्क पर बनाई जाने वाली दूसरी वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना हरगिज न भूलें। मिलेंगे ऐसी ही किसी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने इस दोस्त मोहम्मद नबील को दें इजाजत। अल्लाह निगहबान।